So, hi everyone, this is the lecture number 2 of the chapter Gravitation of class 11 Physics. तो इसके अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग. लेट्स सपोज हमारे पास ये एक यूनिफॉर्म रिंग है, ठीक है, एंड वी हैव द डिस्टेंस origin 0,0. Let's suppose मास हेयर, हमने डीएम मास दोनों साइड यहाँ पर मान लिया, ठीक है. यस, ये डिस्टेंस x हो गया एंड यहाँ पर हमारे पास पॉइंट P है. तो एक यूनिफॉर्म रिंग एक पॉइंट P पर कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट करती है, हम वो चीज़ देखेंगे. ये इन दोनों के बीच में हमारी जो यूनिफॉर्म रिंग है और जो पार्टिकल P है उसके बीच में डिस्टेंस है x, ठीक है. नाउ देखो, जो ये डीएम पार्टिकल है एंड जो ये P पार्टिकल है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा अभी देखते हैं. ये क्या हो गया, R, कैपिटल R डिस्टेंस हमने इसे ले लिया, ठीक है. ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √r² + x² हो जाएगा, ठीक है. एंड इट इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है. दोनों साइड एक थीटा एंगल बन रहा है. नाउ टेल मी वन थिंग, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये DE cos थीटा हो जाएगा एंड यहाँ पर DE sin थीटा एंड यहाँ पर भी DE sin थीटा, ठीक है. DE sin थीटा तो sin थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है. यस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, E नेट हमारा हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पर 0,0 पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी यहाँ पर, बिकॉज वेलोसिटी मैक्सिमम है मीन्स एक्सेलरेशन 0 है एंड यहाँ पर फोर्स 0 है. देखो, इस पॉइंट पर यहाँ पर हमारा फोर्स 0 होगा. फोर्स 0 होगा मीन्स हमारा एक्सेलरेशन 0 हो गया. जब एक्सेलरेशन 0 होता है देन हमारी वेलोसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है. तो ये हमारी वेलोसिटी एंड पीछे देखो, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज़ होती रहेगी, है ना. वेलोसिटी डिक्रीज़ होती रहेगी. देखो, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट P है एंड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है P पर Gm/r², ठीक है. टुवर्ड्स द पॉइंट मास M लग रही है, ठीक है. ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई. अभी हम कैलकुलेशन करेंगे ना, देन अच्छे से समझ आ जाएगा. सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड नेट P पॉइंट पर कितनी लग रही है, DE cos थीटा. नाउ देखो, ये कई सारे जो पार्टिकल्स है ना, ये जो पूरी रिंग है ये बहुत सारे डीएम मास से बनी हुई है. हमने तो सिर्फ ये दो अपनी कैलकुलेशन करने के लिए ये सिर्फ ये दो माने हैं. हम यहाँ भी, ये तो हर जगह ये डीएम मास से बना हुआ है ना ये पूरा. तो मतलब ये जो यहाँ पर जो ये पार्टिकल्स है ये भी तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे, है ना. देखो, ये भी कितने सारे, इसलिए हम इसे 2DE cos थीटा नहीं लिखेंगे. 2DE cos थीटा मत लिख देना. ये DE cos थीटा को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिकॉज ये हमें पूरे मास M के लिए निकालना है. ये तो हमने सिर्फ दो मासेस यहाँ पर कैलकुलेट करके रख दिए है, बट यहाँ पर इस मास का भी है, इस मास का भी है, इस मास का भी, तो हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन यूज़ करनी पड़ेगी. कुछ बच्चे सोचेंगे कि मैम हम तो यहाँ पे DE cos थीटा + DE cos थीटा 2DE cos थीटा आ जाएगा, बट वो रॉन्ग है बिकॉज डीएम मासेस यहाँ पर कई सारे हैं.
तो वो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये हमने इंटीग्रेट करा। डी ई क्या है नाउ, जी डी एम अपॉन, देखो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जी डी एम अपॉन, यहाँ पर हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, सो रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा हम कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर क्या है हमारा, बेस है एक्स, हाइपोटेन्यूज है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये जी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एम ही तो हमें करना है, बिकॉज यही तो वेरिएबल है, एक्स तो हमारा डिफाइंड है ना, कांस्टेंट है। ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 3/2 हो जाएगा। सो ई, तो ये हमारा आ गया ई रिंग एट एक्सियल पॉइंट पी। ठीक है, नाउ हमारी ये रिंग है। ठीक है, देखो अगर हमें इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा या फिर मैक्सिमा निकालना है तो हमें क्या करना है, डी ई अपॉन डी एक्स ज़ीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जी एम डी एम अपॉन डी एक्स, ना ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 हो जाएगा, है ना। नाउ हम इसे डी ई वाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये ज़ीरो के इक्वल होगा। इसे डिफ्रेंशिएट करें माइनस 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 5/2 हो जाएगा। नाउ देखो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस आर स्क्वायर प्लस माइनस 3/2 एंड देन 1, तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया, माइनस 3/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 एक्स स्क्वायर इंटू, बिकॉज देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये एक्स एंड ये एक्स एक्स स्क्वायर बन गया, तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर लिख दिया। नाउ हमने ये चीज़ कॉमन ली है, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर -1 बच जाएगा, -1, एंड ये चीज़ हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर 1 बच गया। तो -3x स्क्वायर ये दूसरी जगह जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। देन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, देन -3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -1, ये कैंसिल आउट हो गया। देन 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। देन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स की क्या वैल्यूज़ आ गई, प्लस माइनस आर अपॉन √2, ये हमारी एक्स की वैल्यूज़ आ गई, मतलब ये हमारे पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमा हो गए। ठीक है, यस। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो
कुछ ग्राफ इस टाइप का बनेगा। देन क्या होगा, ऐसे एंड देन ऐसे, सॉरी कुछ इस टाइप से ग्राफ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर x क्या होगा, r/√2 एंड यहाँ पर x क्या होगा, -r/√2। ठीक है, यस। अब हम पढ़ेंगे शेल थ्योरम क्या है। शेल थ्योरम, A uniformly dense spherical shell attracts an external particle। एक यूनिफॉर्मली डेंस स्फेरिकल शेल है एंड वो एक एक्सटर्नल पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रही है एज इफ ऑल द मास ऑफ द शेल वर कंसनट्रेटेड एट इट्स सेंटर। जैसे कि जो शेल का जो सारा मास है वो सेंटर पर कंसनट्रेटेड है। सेकेंड पॉइंट, अ यूनिफॉर्मली डेंस स्फेरिकल shell exerts no gravitational force on a particle located anywhere inside it। लाइक ये शेल थ्योरम क्या कह रही है, शेल थ्योरम का खुद का मास है, जो खुद के पार्टिकल्स है ना उनके बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट नहीं करते हैं पार्टिकल्स, वो बाहर के किसी पार्टिकल पर एग्जर्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये एक शेल है एंड इसके बीच सेंटर में हमने माना हुआ है कि इसका पूरा मास है एंड बाहर कोई पार्टिकल है m0, इन दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, तो ये इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी, ना कि ऐसे कि ये हमारी एक शेल है, यहाँ ये पार्टिकल्स है एंड इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, ऐसा नहीं होगा। अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो होगी। ठीक है, अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो होगी, अंदर के पार्टिकल्स के साथ कोई ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल पर एक्ट नहीं करेगी। ये आप इसे कंसिडर कर सकते हैं शेल को एक मास की तरह ही। ये हमारे पास m0 है एंड ये m है, ये इस टाइप से अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड पर एक्ट करेगी। ठीक है, अंदर के पार्टिकल्स पर एक्ट नहीं करेगी, बाहर के किसी पार्टिकल्स से ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करेगी। ठीक है, अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, स्फीयर्स के आउटसाइड इनसाइड क्या हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो। तो हमारे पास सबसे पहले है हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर आउटसाइड, हॉलो स्फीयर के आउटसाइड, मतलब हॉलो स्फीयर खाली ढक्कन बलून समझ लो। ठीक है, उसके बाहर कोई भी एक पार्टिकल है एंड यहाँ पर कोई भी एक मास है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमने कोई भी आउटसाइड पार्टिकल को P मान लिया है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या लगेगी, Gm/r²। ठीक है, नाउ यहाँ पर ऑब्वियसली आपको पता लग रहा है ये जो R है ये कैपिटल R से बड़ा है, मतलब रेडियस से तो बड़ा है ऑब्वियसली, जब बाहर है तो हमारी आउटसाइड हॉलो स्फीयर की आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड Gm/r² ही होगी। ठीक है, नाउ अगर मैं हॉलो स्फीयर की इनसाइड की बात करूं देन क्या होगा, ये हमारे पास स्फीयर है, ये r डिस्टेंस है। नाउ पार्टिकल हमारा इनसाइड ही है ना, पार्टिकल इनसाइड है, तो यहाँ पर कैपिटल R बड़ा है स्मॉल r से, तो इनसाइड तो कोई भी फोर्स नहीं होगा, कोई फोर्स ही नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ तो हमने पढ़ी है ना शेल थ्योरम से। तो शेल बेसिकली है क्या, शेल हमारा बलून की तरह तो है, बस शेल है, ढांचा बना हुआ है, अंदर कुछ भी नहीं है वो चीज़। ठीक है,
तो हॉलो स्फीयर इनसाइड ही हो गया। अब अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड की बात करें, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर, ये डिस्टेंस r है, इसके बाहर कोई पार्टिकल है p, ठीक है। यहाँ पर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड gm/r²। तो देखो आउटसाइड क्या लग रहा है, gm/r², सेम वही लग रहा है ना। नाउ सॉलिड स्फीयर के अगर मैं इनसाइड बात करूँ, सॉलिड स्फीयर की इनसाइड अगर मैं बात करूँ, तो देखो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड, अब इसे शेल थ्योरम की तरह नहीं समझना है। शेल थ्योरम के अकॉर्डिंग तो हॉलो स्फीयर के अंदर इंटरनली जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो ज़ीरो होगी, बट सॉलिड स्फीयर के अंदर मटेरियल भरा हुआ है। ऐसे कोई भी कॉस्को की बॉल, लेदर की बॉल इमेजिन कर लो, इस टाइप का सॉलिड स्फीयर है, एंड उसके अंदर के पार्टिकल्स में डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे होंगे पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। तो ये आर है एंड ये स्मॉल आर, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल पी है, ठीक है। तो यहाँ हम से एम डैश मान लेते हैं। सो इनसाइड क्या हो जाएगा, gm'/r²। मतलब जब मैं इसे इंटीग्रेट करूँगी, सो व्हाट विल आई गेट, इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, रुको, डेंसिटी तो देखो सेम होगी। डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी जो मास m था इसका, उसकी भी डेंसिटी सेम है एंड m डैश वाले की भी डेंसिटी सेम है। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, पाई r³ एंड ये क्या हो जाएगा, m'/4/3 पाई स्मॉल r³, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास m डैश क्या आ गया, mr³ कैपिटल R³। सो ई इनसाइड क्या हो जाएगा, gm/r²। r यहाँ पर हमारा क्या है, वो जो ये वाला डिस्टेंस था, ठीक है, एंड ये हमारा r³, ये इनसाइड का हो गया। सो ये 4 फॉर्मूलेज थे और कितने आसान थे, मतलब आपको समझ आ गए होंगे। अब हम इसे फार्मूला शीट में अपने लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा देखो, ओके। तो अभी हम हॉलो स्फीयर की बात कर रहे हैं। पहले हॉलो स्फीयर की ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड तो ज़ीरो होगी। आउटसाइड क्या होगी, gm/r², ठीक है। नाउ अब मैं बात करूँ सॉलिड स्फीयर की, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड क्या होगी, gm/r³ एंड ई आउटसाइड क्या होगी, gm/r², ठीक है। सो ये इतने से फॉर्मूले थे, ये याद रखने हैं हमें। अब एक बार इसका ग्राफ थोड़ा सा बना के देख लेते हैं। हमारे पास हॉलो स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर है एंड हमारे पास है सॉलिड स्फीयर, ठीक है। हॉलो स्फीयर के अंदर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के ही हम ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पर हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगी एंड यहाँ पर r डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, यस। ओके, तो देखो यहाँ पर इनसाइड में फॉर्मूले हमें याद है तो इजीली ग्राफ बन जाएगा। इनसाइड में
हमारे जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो तो ज़ीरो है, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, इनसाइड यहाँ ज़ीरो है। देन देखो आउटसाइड का कैसे हमने पढ़ा था, ई आउटसाइड का क्या होगा, ई आउटसाइड का g m/r², मतलब ई यहाँ पर 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स r² का ग्राफ बनेगा 1/r² का ग्राफ बनेगा। तो वो कैसा होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। ये ई आउटसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया। यहाँ पर इस पॉइंट पर r इज इक्वल टू r हो जाएगा, ठीक है। देखो ये ग्राफ हम कैसे बना रहे हैं, हॉलो स्फीयर में ई इनसाइड इज इक्वल टू ज़ीरो, इनसाइड ज़ीरो है, मतलब यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो आर से छोटा है, तो इसलिए पहले हमने ये ज़ीरो वाला इनसाइड वाला बनाया है। देन इस पॉइंट पर यहाँ पर हमारा कैपिटल आर बड़ा हो जाता है स्मॉल आर से, कैपिटल आर नहीं, अरे स्मॉल आर बड़ा हो जाता है आर से, मतलब डिस्टेंस पी जो है वो बाहर चला गया ना हमारे स्फीयर के। नाउ सॉलिड स्फीयर का ई इनसाइड क्या है, उसका ई इनसाइड है, सबसे पहले हाँ ई इनसाइड का पहले हमें बनाना पड़ेगा। ई इनसाइड का देखो ये लिखा, यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिकॉज ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये बन गया, यस ई इनसाइड बन गया स्ट्रेट लाइन। नाउ यहाँ पर इसके बाद का क्या होगा, यहाँ पर अब यही देखो ये वाला ग्राफ बन जाएगा ना, ई आउटसाइड, बिकॉज ई आउटसाइड का तो फॉर्मूला यही है gm/r²। तो ये हमने ग्राफ देखो कितनी इजीली बना दी, और फॉर्मूले आई होप आपको याद ही हो गए होंगे, है ना। यस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टार्ट करेंगे।